आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि कुछ हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करने से कीमोथेरेपी को अवॉइड किया जा सकता है, कुछ सप्लीमेंट यूज़ करने से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने से सर्जरी से बचा जा सकता है और कैंसर का पूर्ण इलाज किया जा सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इन कीमो प्रिवेंशन वाले सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स के मिथ और फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, कैंसर में इनकी कितनी उपयोगिता है और इनके यूज़ करने की क्या रिकमेंडेशंस हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कीमो प्रिवेंशन का मतलब है कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स के द्वारा कैंसर के रिस्क को कम करना। ये कीमो प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स कैंसर में सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं और ये कैंसर की मेन ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। इन सप्लीमेंट्स को कैंसर की ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को समझने के लिए हमने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहली है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, विटामिन्स या मिनरल्स। दूसरी है मेडिसिन्स। तीसरी है प्लांट प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स और उनके एक्सट्रैक्ट्स। प्रथम श्रेणी में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, विटामिन्स और मिनरल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिनमें कैंसर के रिस्क को कम करने की क्षमता होती है। पहले हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन। इन्हें एंटी कैंसर, एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स के रूप में माना जाता है। ये सेल्स के डीएनए की रक्षा करते हैं और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करते हैं। विटामिन ए दूध और गाजर में होता है। विटामिन सी खट्टे फलों और बेर में होता है। विटामिन ई गोभी, ड्राई फ्रूट्स और पालक में होता है। जिन लोगों में विटामिन की मात्रा कम होती है, उन्हें विटामिन उस मात्रा को पूर्ण करने के लिए लेना चाहिए। अधिक मात्रा में कैंसर से बचाने के लिए विटामिन का सेवन या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रूप में उनका सेवन अभी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी के ऊपर कोलन और रेक्टम कैंसर्स के बचाव के लिए सबसे अधिक रिसर्च की गई है। विटामिन डी मशरूम से, फिश ऑयल से और सनलाइट एक्सपोजर से प्राप्त होता है। ये सेल्स के डीएनए की रक्षा करता है और हेल्दी सेल्स की ग्रोथ करता है। शरीर के अंदर विटामिन डी का नॉर्मल लेवल अवश्य मेंटेन करना चाहिए, लेकिन कैंसर प्रिवेंशन के लिए एक्सेस अमाउंट में विटामिन डी का सेवन रिकमेंडेड नहीं है। तीसरे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिनको बहुत बार हाईली न्यूट्रिशन वाले फूड के रूप में प्रमोट किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी सेल्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं और कैंसर की ट्यूमर सेल्स की ब्लड सप्लाई को कम करके उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश ऑयल के अंदर, मशरूम के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर होते हैं और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उनका कैंसर प्रिवेंशन के लिए यूज़ करना एज ए सप्लीमेंट पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। चौथे हैं मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर। ये मिनरल बहुत ही छोटी और बहुत ही कम मात्रा के अंदर नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। ये सेल्स की रिपेयर करते हैं और डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। नॉर्मल डेली जो रिक्वायरमेंट है, उससे अधिक मात्रा में इनका सेवन एडवाइजेबल नहीं है। इसके बाद है एल ग्लूटामीन। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर अमीनो एसिड है जो सेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लेकिन इसका प्रयोग भी अधिक मात्रा में कैंसर के बचाव के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ है। दूसरी श्रेणी में हम उन कीमो प्रिवेंशन मेडिसिन्स या दवाइयों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है। इनमें जो सबसे अधिक यूज़ की जाती है वो है टैमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन। टैमोक्सिफेन हार्मोन ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करती है और ये मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है।
ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है और ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अधिक मात्रा में और अनसुपरवाइज्ड इसका यूज़ लॉन्ग टर्म तक बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ही होती है जिनमें कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ाना या फिर यूट्रस के अंदर हाइपरप्लेजिया और रेयर केसेस में कैंसर को भी बढ़ा सकती है। टमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन का यूज़ कीमो प्रिवेंशन के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस से ही करना चाहिए। दूसरी कॉमन मेडिसिन्स हैं एस्प्रिन, सेलिकॉक्सिब या दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। ये मेडिसिन साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम के अगेंस्ट काम करके कैंसर के रिस्क को कम कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या स्टमक में अल्सर का होना, बॉडी पेन का होना और अन्य कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग इंटरेक्शन कुछ स्पेसिफिक स्थान पर या कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डॉक्टर की एडवाइस से इनको रिकमेंड किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड यूज़ इनका एडवाइजेबल नहीं है। तीसरे हैं स्टैटिन्स। ये स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ कैंसर्स में इनका लाभकारी प्रभाव देखा गया है, जैसे कि लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन इस विषय में और अधिक शोध की आवश्यकता है और एज सच कैंसर प्रिवेंशन के लिए अभी इनको एडवाइस नहीं किया जाता है। अधिक यूज़ करने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना या स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स का होना। इसके बाद है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन का डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ कैंसर जैसे पैनक्रियाज और लीवर कैंसर को कम करने का कुछ एविडेंस है, लेकिन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इसके इफ़ेक्ट्स को पूर्णतः सत्यापित करने के लिए अभी और एविडेंस और रिसर्च की आवश्यकता है। तीसरी श्रेणी में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं प्लांट या हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स की और उनसे होने वाले प्राप्त केमिकल्स या एक्सट्रैक्ट्स की। प्लांट्स में फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके गुण होते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स सेल्स के डीएनए की रक्षा करते हैं और नॉर्मल हेल्दी सेल्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को कम करके उसकी ग्रोथ को ये कम कर सकते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जो मुख्य हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। करक्यूमिन जो कि हल्दी से प्राप्त होता है और हल्दी को स्वर्णिम स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व माना जाता है। करक्यूमिन हल्दी का मेन एंटी कैंसर केमिकल होता है। करक्यूमिन बहुत से कैंसर्स के अंदर इसके लाभकारी प्रभाव को देखा गया है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर। आमतौर पर सेफ माने जाने वाले करक्यूमिन की कुछ ड्रग इंटरेक्शन या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कई बार इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बिना डॉक्टर की सुपरविज़न और एडवाइस के यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा है ग्रीन टी। ग्रीन टी दुनिया में सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले पेय पदार्थों में से आता है। इसके अंदर पॉलीफिनॉल और कैथेकिन जैसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। अधिक मात्रा में ग्रीन टी लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या नींद में प्रॉब्लम होना या कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं। रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल अंगूर, बेर और मूंगफली के अंदर पाया जाता है। इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर रेस्वेराट्रॉल और कॉपर के प्रोडक्ट आरसीयू के कुछ एंटी कैंसर इफेक्ट्स के बारे में बताया गया था। इसका मेन यूज स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया था। कैंसर प्रिवेंशन के रिगार्डिंग इसके जो शोध है वो अभी जारी है। गार्लिक यानी लहसुन,
इसके अंदर डीएनए रिपेयर करने की क्षमता होती है और इसको एज ए एंटी कैंसर गुण माना जाता है। अदरक यानी जिंजर, जिसमें नोजिया या उल्टी को कम करने का गुण होता है और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दोनों को भी एंटी कैंसर के रूप में बताया जाता है, लेकिन ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ही यूज होते हैं। फाइबर्स या फिर अनाज, अनाज और फलियां फाइबर रिच डाइट होती हैं। इनके अंदर मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन को ये कम करती हैं और इसी कारण इनके जो कोलन के ऊपर हेल्दी इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से इन्हें एंटी कैंसर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। कैनाबिस या आरएसओ ऑयल, कैनाबिस और आरएसओ ऑयल को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मीडिया में कई बार प्रमोट किया जाता है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका जो एविडेंस है वो सत्यापित नहीं है और इसका प्रयोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। ये सभी फाइटोकेमिकल्स जो हमने डिस्कस किए हैं या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जिनमें फाइटोकेमिकल्स हैं, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए मेनली एडवाइस किए जाते हैं और कैंसर की मेन ट्रीटमेंट के लिए इनको एडवाइस नहीं किया जाता है और उनके प्रयोग की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी नहीं है। सबसे अधिक सावधानी रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया इन सभी सप्लीमेंट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करता है। इनके लिए मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है और रेगुलेशंस कम है। इस मार्केटिंग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद ये समझना होगा कि रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या एडवाइस है इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करने की। समझते हैं इसको। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को कैंसर प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सभी न्यूट्रिशन अपनी डाइट के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए, जो कि एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट से संभव है। जो लोग स्वस्थ बैलेंस्ड डाइट लेते हैं उनमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने वाले लोगों से कैंसर होने का रिस्क कम होता है। यदि शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो उसे नॉर्मल रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना चाहिए। अधिक मात्रा में यदि विटामिन लेते हैं तो वो यूरिन में किडनी से फिल्टर होकर आ जाता है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए हेल्दी बैलेंस्ड डाइट किसी भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से अधिक लाभकारी है और एक्सेस मात्रा में कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपको कैंसर रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या क्लैरिफिकेशन करना है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर अपना रिपोर्ट्स और कंसल्टेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं।